अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। हर रोज़ कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं और घर के बेदी हर रोज़ नई बातें सामने ला रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, मुस्लिम लीग काफ तो एक दिन फर्जंद कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनको मशवरा दिया, खान साहब के पास जाओ। दूसरे दिन वालिद साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब पर फरमाते हैं कि जनरल फैज़ भी किसी से पीछे नहीं थे, असल में उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगवाया था। तो ये घर के बेदी तो रोज़ ही नित नए पोल खोल रहा है। सियासत तो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है हर आए दिन, मगर शायद आप मुझे कुछ सियासत में दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आ रहे। आप कुछ जो है, आपको दुख और दर्द कुछ हो रही है नुसरत साहब। मेरे प्यारे भाई, मैंने सारी जिंदगी जो सहाफत की है उसमें सियासत थी नंबर 1 और फिर थे खारजा। तो भाई अब आप कफारा अदा कर। देखो, मैं तो तुम्हें बार बार कहता हूँ, हफ्ते के रोज यानी आज से तकरीबन 10 रोज कबल इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर खिताब किया और ये फरमाया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। उसके बाद से क्या होता रहा, मेरे और तुम्हारे समेत हम यहाँ प्याज रखते थे, प्रोग्राम का आगाज करते थे, टूट रही हैं नहीं टूट रही, टूट रही हैं नहीं टूट रही, और उसके बाद खुदा। हमारा मसला क्या है? बहुत आसान सी बात है, हम दो बहम मिलकर कोई प्रोग्राम करने की बजाय अलग अलग एक शो करते। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं यूं देखकर कैमरे को एक खिताब करता, एक भाषण देता और उसके बाद कहता कि इन मौजूबात पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है ABC। बिल्कुल। और उसके बाद खुदा हाफिज घर गए। जब मैं और तुम बैठते हैं और मेहमानों से अपनी स्क्रीन को महरूम रखते हैं और खुद भी महरूम रखते हैं, एक तो हमारा वाकिफ कोई नहीं, बेचारे बनता भी कोई नहीं। अब मुझे तुम पूछो, हफ्ते के रोज मुझे अपनी फैमिली की कुछ तकरीबात के सिलसिले में कुछ लोगों से राब्ते करने, तो मेरी 20 से 25 लोगों से गुफ्तगू हुई जो अपने अपने कारोबार में बहुत कामयाब तरीन माने जाते हैं। मेरे साथ भाइयों जैसे होने हैं कि जी मलंग है और ये वो। उनका ताल्लुक चकवाल और सरगोदा से। उन्होंने कहा जी कि हम आपको बाकी इलाकों का तो बता नहीं सकते, हमारे इलाकों में यानी चकवाल और सरगोदा में 40% यानी 100 थे तो 40 पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके। ये क्या कह रहे हैं? पोल्ट्री फार्म? अरे ये क्या यार, मैं कहाँ का सहाफी हूं, सारे अखबार सुबह से शाम तक पढ़ता हूं, तो ये रिपोर्ट भी नहीं तो हो अचानक मुझे ख्याल आया क्यों खो कुछ रोज पहले अखबारात में एक इश्तहार छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पोल्ट्री की सनत को फरियाद की थी वजीर आज़म साहब से कि इसको बचाइए। खैर, अब सहाफी में यार तजस्सुस होता है। हम कहते हैं कि हम टेलीविजन लोगों के लिए करते हैं, टेलीविजन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा आई बॉल अट्रैक्ट करना। तुम मुझे बताओ कि क्या चिकन की कीमत, इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि क्यों बढ़ रही? गरीब लोग भी बेचारा हफ्ते में एक बार तो जरूर कोशिश करते भाई हैं। मेरे गरीब आदमी तो अब इसलिए भी मजबूर है कि बहुत कम लोगों को ये बात भी पता है कि हमारे यहाँ बीफ, जिसको हम लोग बड़ा गोश्त कहते हैं, उसके इस्तेमाल में कम से कम 60% कमी आ चुकी है। वजह उसकी ये थी कि आज से कुछ माह कबल एक वबा फैली थी जिसको लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। वसी पैमाने पर यह बात फैलाई गई कि गाय और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से जो महंगी तरीन गाय मंगवाई जाती हैं
उनका अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे वो भी, और गोश्त गोश्त हालांकि गोश्त तो उबाला जाता है यार, सही, तो उसमें आपको वही बीमारी लाहक हो जाएगी जो जानवर को होती है। सर इसमें बड़ा प्रोपेगेंडा भी होता है। अरे भैया जो भी मुर्गी की क्या सूरत हाल है? इस तरफ आइए जी सर। इस वक्त आज फिर मैंने कहा कि भाई मती चाहे मुझसे नाराज हो, ये तो खल्के खुदा का मसला है, मैं इसकी बात करूंगा। इस वक्त फी किलो चिकन के गोश्त की कीमत है 450 रुपए। 2 हफ्ते पहले यह कीमत 350 और 400 रुपए के दरमियान। चलो ये गोश्त है भाई, ठीक है, और बीफ से लोगों के खौफ की वजह से चले हम कहें कि डिमांड में इजाफा भी हो गया हो। अब आ जाइए अंडे। अंडे जो है इस वक्त, आज जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इस वक्त शेवर अंडे की फी दर्जन कीमत है 300 रुपए। सरकारी रेट जो पंजाब के लिए दिया गया है वो है 280 रुपए। सही। और 2 हफ्ते पहले इस अंडे की कीमत 160 रुपए फी दर्जन। सही। अब हमारे यहां ये होता है कि जी शेवर का अंडा नहीं खाना, हमने तो देसी खाना है जी। हाँ? हमारे यहां देसी नाम का अंडा तकरीबन नायाब है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक मुर्गी की एक ब्रीड है जिसको कहते हैं मिस्री। सही। उसका अंडा वैसे छोटा होता है लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे देती है। इसको आप हाइब्रिड देसी भी कहते हैं। हाइब्रिड देसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन आम आदमी ये समझता है कि यार ये जो अंडा है ना, मिस्री अंडा, हाँ, ये देसी अंडे जैसा है हमारे जैसा, वो 360 रुपए फी दर्जन। ये तो नुसरत साहब, अब बुरा ना मनाए तो आपको कुछ याद दिलाऊंगा आपको। हाँ। जब इमरान खान अंडे और मुर्गी के मंसूबे लेकर आया था और कहा था कि अंडा और मुर्गी पाल स्कीम, तो उस वक्त हम जैसे सहाफ़ी कहे लगाते थे, और आज हम फरियादें कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या वो खान साहब के, मैं उन लोगों में हरगिज शामिल नहीं था अच्छा, जो उनका इसमें मजाक उड़ाता था। अच्छा, मैं जेन्युइनली समझता था कि अगर इस स्कीम को, लेकिन होता यह है कि आपने मुर्गी और वो तो दे दिया ना, उसके लिए वैक्सीन, दवाई, ठीक है, ये सब कुछ शुरू तो किया था उन्होंने। अरे बाबू चलो जी, हाँ। मैं बहरहाल उनमें शामिल नहीं था जो इस स्कीम का मजाक उड़ाते। अच्छा, मैं जेन्युइनली। और आपके ख्याल में जो मजाक उड़ाते थे, आज उनके लिए आपका क्या पैगाम है? अरे भैया, लेकिन इसमें देखो यार, हमारा यही मसला होता है कि आप ले आते हो कि इसका जिम्मेदार कौन है। अच्छा। अब हमें यह मालूम करना है कि यार ये क्या हो रहा है। भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कभी यहां से निकलो ना, मोटरवे पे जाओ, और तुम ये जो इंटरचेंजेस हैं ना, इनमें से तुम नीचे की तरफ, तुम कस्बों की तरफ जाओ ना, तो तुम बड़े बड़े शेड बने देखोगे। ठीक। ये जो बड़े बड़े शेड है ना, इनकी तामीर में 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। एक बंदा जिसके पास जमीन पड़ी हुई है, वो उस पर मकान नहीं बनाना चाहता, कोई फसल नहीं उगाना चाहता, वो 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगा के ना तो वो ये शेड लगाते। ठीक है। इस शेड का जो किराया है वो एवरेज होता था 12 लाख रुपए महीना। अच्छा। अब इन्हीं इलाकों में 5 से 6 लाख रुपए पे कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि पोल्ट्री का काम हमें वारा ही नहीं खाता। ठीक। तो अब आपके पास हल क्या है इमरान खान साहब के प्रपोजल के अलावा? यार क्या किया, हुकूमत क्या करे सर? मैं इसकी वजह क्या थी ना, वो ढूंढना थी ना। वजह ये थी कि ये जो पोल्ट्री होती है, इसका जो जानवर है बाबू, इसको अगर आप रेगुलर फीड देना, जो अभी तक हम देते रहे थे, हाँ, वो फीड जो है वो आप उसको दे तो उसका वजन 2 किलो हो जाता है मुर्गी का। ठीक है। अब उसका वजन 2 किलो होने में 35 दिनों में तकरीबन लगते हैं। ठीक है। 2 किलो होने में बुनियादी वजह पता है क्या होती है? कि वो जो फीड होता है ना, उसमें सोयाबीन नहीं होता,
सही। जब सोयाबीन से हम तेल निकाल लेते हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद जो रह जाता है उसको फोक कहते हैं हमारी जबान में। सही। ये फोक जो है ना वो फीड में इस्तेमाल होती है और ये प्रोटीन की बहुत ताकतवर जो है एक सोर्स समझी जाती। ठीक है, निकल गई सर, बिल्कुल फोक निकल गई। तो मसला कहाँ पैदा हो रहा है? अब क्या हुआ ये कि हमारे माशाल्लाह एक वजीर हैं जिन पे इल्जाम है, वजीर बराए तहफ्फुज़ खुराक। ठीक है, नाम क्या है? तहफ्फुज़ खुराक, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब हैं। ठीक है। ताल्लुक ये चौधरी शुजात साहब के अभी तक वफादार हैं। हाँ। इन्होंने ये बताया कि जी अमेरिका ने अपने यहाँ सोयाबीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो सोयाबीन हम पैदा करते हैं इसके लिए हम फितरी बीज इस्तेमाल नहीं करते बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उससे ये खतरा है FDA जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी अमेरिका की, सही, कि जी कैंसर फैलने के इम्कानात है। ओहो, अच्छा, ठीक। हमने टक करके क्लैम डाउन कर दिया, बंद कर दिया। अब जो आ रही थी उसमें से 9 जहाज जो हैं कस्टम इंटेलिजेंस के जरिए हुकूमत ने पकड़ लिए। सही। अब 30 नवंबर को जो हमारी वजारत है मुतल्लिका, इसकी जाहिर है कौमी असेंबली में कायमा कमेटी होती है, उसके चेयरमैन है राव अजमल साहब। ठीक है। राव अजमल साहब का ताल्लुक है उकाड़ा से। ठीक है। वो खुद भी बहुत बड़े फार्मर हैं। ठीक है। वो इस कमेटी के सरबराह हैं। उन्होंने तारिक बशीर चीमा साहब को बुलाया, उन्होंने कहा जी ये फार्मास्यूटिक, ये अपना पोल्ट्री फार्म वाले रो रहे हैं जी, तो बराए मेहरबानी आप क्या करें। बशीर चीमा साहब ने कहा कि जी मुझे अमरीकी सफीर ने भी कहा है कि 1 टाइम क्लियरेंस दे दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। जिस चीज को ये अपने यहां इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, हालांकि वो कह रहे हैं काश्त ना करें, यानी काश्त ना करें, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बीज से काश्त न करें। उन्होंने कहा मैंने तो उसकी नहीं मानी कि जिस चीज को आपने अपने यहां बैन कर रखा। तो कोई मतबादल आपके जहन में सर, कोई मतबादल क्या, इसका हल क्या है? कोई भी नहीं है। कोई पाकिस्तान के साइंसदानों ने, महकमा ज़राअत ने कोई तहकीकात नहीं की सर? भाई मेरे, हमारा महकमा ज़राअत क्या कर रहा है सर? भाई मेरे, अगर की होती तो हम इतनी भारी मिकदार में दूसरे ममालिक से सोयाबीन न मंगवा रहे होते। वैसे हम सबसे ज्यादा फिलहाल सोयाबीन, चीन अपना यार है उस पर जानिसार है, उससे मंगवाते हैं 96,000। चल सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मगर सवाल यही है कि कोई महकमा बशमूल महकमा ज़राअत के अपना काम नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो तहकीक के अंदर कोई ना कोई मतबादल इस पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी निकल आता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, बल्कि प्याज छीलेंगे बकौल नुसरत जावेद साहब के, और आंसू बहाएंगे अपनी मिस्री जमहूरियत के ऊपर। एक ब्रेक के बाद। साफी प्रोग्राम में हमने शेवा मुर्गियों की आसमान पे जाती कीमतों की बात तो की नुसरत जावेद साहब, मगर अब मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सियासी शेवर मुर्गियां हैं उनकी भी बात करना चाहूँगा। और इनको आप मिस्री मुर्गी कह के देसी अंडा भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली हाइब्रिड की आदत है। और उसके जो बयानात आ रहे हैं हर रोज़ एक नया लतीफ़ा। नुसरत साहब, मैं लतीफ़ा इसलिए कहूँगा कि पहले तो मोने सलाई साहब ने बातों बातों में कहा, देखें जी जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं PTI वाले। मुझे तो उन्होंने कहा था कि PTI को ज्वाइन करो, तो जनरल बाजवा साहब तो बड़े सिंसियर थे PTI के साथ और बड़े फ़ख्र थे। फिर अगले रोज़ उनके वालिद ग्रामी चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब इंकशाफ करते हैं कि जनरल बाजवा साहब नहीं, जनरल फैज़ भी तो उन्होंने जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया था। और फिर आगे जाके मज़ीद ये कहते हैं कि पिछले 3-4 साल में पंजाब का बिल्कुल सत्यानाश हुआ। और फिर कहते हैं कि जाते जाते अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए कमर जावेद बाजवा को भेज दिया। ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। तो ये जो हमारी शेवर मुर्गियाँ हैं नुसरत साहब, इनकी कीमतें तो लोग ख़रीद रहे हैं, इनको धड़ाधड़ इनका बयानिया
बाय कर रहे हैं और इनको यकीन कर रहे हैं और हुकूमत में और डटे हुए हैं। तो इन बयानात को आप कैसे देखते हैं? किस किस्म के मैं कहता हूँ लोग हैं जो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने को भेजा गया हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए? आप इनके बारे में कुछ बताएं ना सर। सबसे पहली बात तो ये है मेरे प्यारे भाई कि मुनिस अलाई साहब पहले और बाद अज़ा उनके वालिद गिरामी, इन दोनों हजरात ने ये इंटरव्यूज दिए हैं कि पहले इमरान खान साहब से जमान पार्क में गुफ्तगू करने के बाद। ऐसे ही हुआ है बिल्कुल ना? सही। अच्छा। उसके बाद से अफवाहें ये उड़ी कि जैसे ही जमान पार्क से चौधरी साहब निकले तो वो अचानक रावलपिंडी चले गए, और वो रावलपिंडी में एक ऐसी जगह पे थी जिसका कोई सुराग नहीं लगा पाया। लेकिन ये अफवाहें हैं भाई, मेरे पास अगर तस्दीक मुसद्दक का खबर हो तो मैं कहूं कि यार फुला जगह मौजूद। लेकिन फिर इसको आगे भी तो नहीं पहुंचाना चाहिए ना? मेरी इल्तिजा तो सुन लेना मेरे प्यारे भाई, लेकिन एक सहाफी के तौर पर अगर मैंने खोज लगा लिया होता अच्छा, तो मैं जरूर तुम्हें कहता। ठीक है, मैं उसमें नाकाम रहा हूं। ठीक हो गई बात, मैंने इतलाफ कर लिया। ठीक है। अब आइए एक बात, मुनिस साहब को उस दिन जो है 8 बजे उनका इंटरव्यू शेड्यूल था मेरे प्यारे भाई काशिफ अब्बासी के साथ। ठीक। वो बर वक्त उस 1-on-1 इंटरव्यू के लिए ना पहुंच पाए। ठीक। और उसकी वजह से ये प्यारे काशिफ का जो है एक रिपीट चलाना पड़ा। ठीक। उनका गेस्ट लापता हो गया। बिल्कुल। अब इससे एक बात तो साबित हुई कि मुनिस साहब कहीं अटके हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत ही लाडली एंकर है मेहर बुखारी साहिबा, उनको फिर 10 बजे के स्लॉट में ये इंटरव्यू। अब मेरी दानिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजवा साहब के ये जो कसीदे गाए जा रहे हैं ये जमान पाक की मुलाकात के बाद का किस्सा है। भाई ये क्या वाकया हुआ? तो सियासत के तालिब इल्म के तौर पर मैं तो मती पहला सवाल ये करूंगा कि क्या खान साहब ने बाजवा साहब के बारे में अपना रवैया बदल लिया है? आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तो अभी हाल ही में कहा था कि वो तो हमसे डबल गेम करते रहे हैं। हालांकि ये बात वो शख्स कर रहा है जो खुद ट्रिपल गेम करता रहा है। मैं तो कहता हूं कि जनरल बाजवा साहब की गलती ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और खान साहब ने कहा मुझसे गलती हुई थी एक्सटेंशन में। चलें, मैं तो आपके ख्याल में मुझे ये वो रवैया बदल गया खान साहब का? आप फिर मुझे कहते हो कि जी मैं जब को मौजू उठाता हूँ तो आप मेरे भाई, खुदा का वास्ता है कि मेरे जहन में तुम्हें तस्दीक करना मकसूद नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ मती मेरे प्यारे भाई लिबर्टी लेता हूँ कि मुझे ये गुमा है कि मैंने तुमसे ज्यादा अरसा ये घास काटने में गुजारा। सिर्फ इतनी सी बात। सर नहीं सर। अच्छा, अब आप बताइए कि कल जो चौधरी साहब ने डॉक्टर मारिया जुल्फिकार को इंटरव्यू दिया है उसके आपने चौंधे चौंधे निकात क्या निकाले? डॉक्टर मारिया जुल्फिकार को जो चौधरी परवेज इलाही साहब जो आपने पूरा उसको स्टडी किया। अब देखिए चौंधे चौंधे निकात तो यही है। सबसे पहले उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने का फैसला जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन का था। फिर उन्होंने कहा कि फिलहाल 4 माह तो कुछ नहीं हो रहा, ये अब चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मार्च तक पीडीएम को अपना होमवर्क करना चाहिए कि इलेक्शन कैसे होगा। यानी अब मौका भी दे रहे हैं, जाहिर बात है मार्च तक का चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं। फिर ये भी कहा कि मार्च तक मामला इसी तरह चलेगा। और फिर कहा कि जब इदारे से बात हुई, जब पंजाब असम्बली और अदम एतमाद की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जब इदारे से बात हुई तो उन्होंने कहा खुद सोच लें आपके लिए क्या बेहतर है। हमने उन्हें बताया कि इमरान खान से बात हो गई है, तो उन्होंने भी कहा ये बेहतर रास्ता है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि खान साहब ने डबल गेम खेली है, ना जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली है। हालात वाक़यात ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। और कहा जनरल फैज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके लिए बहुत कुछ किया है और इज़्ज़त देने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ये
खान साहब जो है डीजी जनरल फैज़ के बारे में कह रहे हैं, DGI के, और फिर कहा कि फैज़ साहब का मामला अजीब तरह का था, उसका हल यही था कि वो रिटायर हो गए। और ये वही परवेज़ इलाही साहब हैं जो कहते हैं चलो मुशर्रफ को 1000 मरतबा वर्दी में। अब इस झक्की बुड्ढे को कुछ बकवास कर देंगे, इजाजत नहीं सर, नहीं, आप फरमाएंगे। मैं निकालूंगा अब दूध में से मेंगनिया। सर अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपने पूरा तफसील बयान की ना, अब मैं दूध में से भाई बुड्ढे का काम यही होता है ना। सर आप माशाल्लाह नौजवान हैं कि नहीं, मजी की मैं बिछाई हूँ सर। जब ये इंटरव्यू शुरू होता है तो डॉक्टर साहबा इनसे पूछती हैं कि आपकी पिंडी में मुलाकातें हुई हैं, कहते हैं हाँ। उसके बाद वो स्पेसिफिक सवाल करती हैं कि आपकी DGI से मुलाकात हुई, ये ऑन एयर गया हुआ है। सही। तो कहते हैं हम नाम तो नहीं लेंगे ना कोई भी हो। यानी आप फर्ज करो आज के जमाने में जबकि हमें ये, मुझे और तुम्हें तासुर ये दिया गया है कि आप नथिंग टू डू विद पॉलिटिशियंस, न्यूट्रल, तो उस वक्त पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब ये फरमाते हैं, आप क्या फरमा रही हैं जी, वो तो नहीं मिलते हैं किसी से। आप ये नहीं कहते कि मैं नाम तो नहीं लूंगा। इससे मैं हरगिज ये भी अखज नहीं कर रहा कि उनकी उन्हीं से मुलाकात हुई जिसकी जानिब बैंकर ने इशारा किया था। लेकिन एक बात तो है, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनकी शनाख्त छुपाना परवेज इलाही साहब ने मुनासिब समझा। मगर नुसरत साहब आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरा एक सवाल आपसे बनता है, अगर एक तरफ काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही हों और दूसरी तरफ DGI हों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि अब हम आईनी हदूद के अंदर रहेंगे, तो आप किस पे यकीन करेंगे? भाई मैं तो DGI की बात पे भी करूंगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा था ट्रस्ट बट वेरीफाई। मैं कहूंगा यार ये सियासतदान है, रोप डालने के लिए भड़क लगा दी होगी, मेरी तो मुलाकातें हो रही हैं ये। लेकिन मेरे लिए जरा मुश्किल होगा क्योंकि दोनों ने हल्फ उठाया हुआ है आइन के दिफा का। अरे मैं क्या करें, मुझे ना हल्फ याद दिलाओ, आपने मुझसे एक स्ट्रेट सवाल किया था। ठीक है, मैं सियासत का अदना तालिब इल्म होते हुए मैं कहूंगा यार सियासतदानों को जरा आदत होती है, ऐसा ये नहीं कम है। अच्छा, और ऐसे मेरे बहुत सारे। तो ये जो जनरल बाजवा साहब तकरीर कर गए विदाई शोहदा की तकरीब से और इतना बड़ा ऐलान किया, फिर भी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई, उन्होंने तकरीर फरमाई। तो अब माशाल्लाह जनरल बाजवा साहब बाकायदे हयात हैं, अल्लाह उन्हें और जिंदगी दे, खुशहाली दे, खुशखुर्रम रखे। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया, ये दावा किया कि जी हम कंफ्यूज थे कि किस जानिब जाएं, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप इमरान खान साहब के साथ डटे रहे। तो ये कौन सी तारीख? बिल्कुल, तो सिर्फ एक उन्हें यकसतरी बयान देना था। बिल्कुल, फिर भी आप DGI पे बिलीव करते हैं? नहीं, इलाही साहब पे नहीं। नहीं, नहीं, बाजवा साहब को बयान देना चाहिए था। हाँ, कि भाई मैंने आपसे कब कहा था। सही। तो उन्होंने तो ये तरद्दुद नहीं किया इतने दिन गुजरने के बाद। तो अब मैं इस वजह से, चूंकि किसी ने तरदीद नहीं की, करनी चाहिए भाई, वो अब रिटायर हो चुके हैं। नहीं वैसे वो ये कहते हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद आपको ख्याल आया है। जो परवेज इलाही साहब ने दावा किया मुलाकात का, यार उन्होंने तो ये नहीं कहा ना, उन्होंने तो कहा मेरी मुलाकातें हुई हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो ये काफी नहीं है? नहीं प्यारे, देखो खुदा का वास्ता है, मुनिस इलाही के बयान में और चौधरी साहब के बयान में फर्क है। हाँ, मुनिस इलाही साहब तो नाम लेकर कह रहे हैं। सही। मुनिस साहब ने तो एक टिपिकल, परवेज इलाही ने तो एक काया सियासतदान की तरह हर चीज को वेग रखते हुए उन्होंने कहा कुछ मुलाकातें हुई। तो जनरल फैज के हवाले से जो परवेज इलाही साहब ने इनके शफात किए हैं उस पर भी आपको हैरानी तो नहीं हुई? मुझे हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बाजवा साहब जब से उस्मान बुज़दार साहब हुए थे, तो आपको पता है अपने शुरू के अय्याम में वो सहाफ़ियों से बहुत मिला करते थे बाजवा साहब, और उनसे बहुत खुली गुल्ली अपना गप लगाया करता था। बहुत से सहाफ़ी बोलना, और वो शुरू से ही उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती से खुश नहीं। उसका इजहार इन्होंने भी कर दिया है। पर इसका ना जनरल फैज ज्यादा बाख्तियार थे वज़ीर आला लगाने में, और जनरल बाजवा जो है वो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। भाई लगाना तो वज़ीर आज़म ने होना, तो उनको अगर उनकी ट्रस्ट का बंदा कह रहा है जी बुज़दार साहब ठीक है, फाइन है, तो
अब घर का भेदी है, हम क्या जाने। बस सर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साफी प्रोग्राम में अब बात करेंगे उन दावों की जो पाकिस्तान के दिवालिया होने के हवाले से किए जाते हैं और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से। नुसरत जावेद साहब उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल जो मैं समझता हूँ मुख्तसरन उसका अगर आप जवाब दे दें जो पिछले उसमें रह गया, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, पंजाब की असम्बली तोड़ देंगे? यार मैं वही आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो प्यास है। हमारे यहाँ तो बड़े एहतमाम से ये खबर भी फैला दी गई कि परवेज़ इलाही साहब ने डेट खाली छोड़कर तहलील की तरफ वो जो है एडवाइस वो इमरान खान साहब के हवाले कर। मगर आप तो कुछ और कह रहे हैं। अब सुनो ना, एक सीधी सी बात है, हम सब उससे खेलते रहे। मैं किसी अपने साथी को, तुम्हें पता है, लेकिन आपने पहले थे मेरी कहा था कि ऐसा नहीं होगा। मेरी इल्तिजा सुन लो ना, एक सीधी सी बात है। याद है जिन दिनों आर्मी चीफ का कज़िया चल रहा था, मैं बार बार तुमसे ये कहता रहा, यार मती खुदा के लिए अपने अंदर के रिपोर्टर को बाहर लाओ, पहले मुझे ये पता करके दो, नंबर 1, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये लिख के भिजवा दिया है कि हमें समरी भेजी जाए? अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब हाँ में मिले तो ये बताओ कि कौन सी तारीख को समरी भेजी है और उसका जवाब अभी तक आया है या नहीं आया। इसी तरह इमरान खान साहब के पास ही पड़ी हो इस्तदा, वो कानूनी आईनी कवायदो जवाबत के एतबार से किसी काम की नहीं। बिल्कुल। जिस दिन परवेज इलाही साहब ने पंजाब की असेंबली तहलील करने की एडवाइस लिखनी है, वो उनके दफ्तर से ऊपर पहले नंबर लगा जाएगा 29 डायरी नंबर, वो डायरी नंबर डीओ होगा ना। सही, बिल्कुल। अगर वो डीओ की सूरत में वजीर आला के दफ्तर से गवर्नर पंजाब को वसूल होगी, बिल्कुल सही, जब ही वो 48 घंटे शुमार होना शुरू होंगे जिसमें गवर्नर के लिए लाजमी होगा कि वो असेंबली की तहलील का ऐलान करे। बिल्कुल सही। सवाल ये उठता है कि डायरी नंबर लगाए बगैर, तारीख का तयन किए बगैर सही, आप कैसे इमरान खान साहब जबान पाक से बराह रास्त गवर्नर को वो भिजवा सकते हैं? ये हुकूमती रूल्स और बिजनेस के ही मुताबिक नहीं है। खान साहब तो खान साहब है। नहीं मेरे प्यारे, लेकिन उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो तो ऑर्डर तो कर सकते हैं परवेज इलाही। क्या ये आवाम का हक नहीं पहुंचता कि हम उन्हें बताएं कि तहलील का रास्ता कैसे होता है? सब मेजॉरिटी पार्टी तो अगर उसका लीडर अगर ऑर्डर करे अपने इत्तेहादी को तो प्यारे, वो तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब इत्तेहादी ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि गुज़श्ता 3-3.5 सालों में पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया। तो वो दोष किसको दे रहे हैं, अपने इत्तेहादी को या मुझे? जनरल फैज को भी उन्होंने लगवाया था, उस्मान बुज़दार को। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि हमें मार्च तक इंतजार करना चाहिए कि हमारे कुछ मंसूबे हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यार ये कुछ अब देखो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर उनका ये इनिशिएटिव और मंसूबे तो बिल्कुल होंगे। हम मेरे ख्याल में वक्त बहुत कम है। ये बताएं, साउद डार साहब बड़े गुस्से में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा हमने पाकिस्तान का मफाद देखना है, मजीद हम जो है डिक्टेशन नहीं लेंगे और आप IMF की या किसी की भी। तो हालात किस तरह जा रहे हैं? कुछ खबरें तो अच्छी देखो, उनके पास ये थोड़ी सी बढ़त लगाने की तो गुंजाइश मौजूद है। आपको याद होगा कि नन अदर देन हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। और तुम्हें याद होगा मैंने एक नहीं 2 प्रोग्राम किए थे, उसमें मैंने हाथ बांधते हुए
इमरान खान साहब से इस्तदा की थी कि साहब आपको जो ये दिवालिये की परसेंटेज जो फीसद जो तनासुब मिल रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रखा जा रहा है, CDS, ठीक है, और वो हो और ये सिर्फ एक बेस है, और मैं आपको कोई अंदर की इत्तला के बगैर आपको ये कहता रहा यार सुकूक बॉन्ड की हमने पेमेंट करनी है $1.5 बिलियन, ठीक, मैंने कहा वो हो जाएगी, और वो हो गई, बिल्कुल अच्छी बात। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो गए। खाम तेल के लिए रूस के साथ तो बातचीत बड़ी कामयाब रही। उसके बाद इनको जो दूसरी एक रिलीफ मिली कि जैसे ही इन्होंने सुकूक बॉन्ड की पेमेंट कर दी तो इनको सऊदी अरब ने मजीद 1 साल के लिए $3 बिलियन का रोल ओवर कर दिया कि जी आप उसे अपने बैंकों में रखें। ये भी बड़ी डेवलपमेंट है, बिल्कुल। अब मैं इसके बावजूद कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल नहीं हुए। मैंने प्रोग्राम का आगाज ही इस दाद फरियाद से करता हूं कि चिकन और अंडा, खास तौर पर अंडा, वो भी सर्दी के इस मौसम में, सही, जो तवानाई की एक आपके पास एक मेन स्ट्रेंथ है, मेन सोर्स है, उसकी कीमत जब आसमान को लगेगी तो आम आदमी को पाकिस्तान की दिवालिया होने से गरज है या अपनी सेहत से गरज है? रसद साहब, ये मुर्गी और अंडे का मामला तो चलता ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान की मईशत हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो, किसकी वजह से क्या हुआ, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। मगर हकीकत यही है कि गरीब आदमी के लिए, तवानाई के लिए ये वो चीज़ें हैं कि जिस पे हुकूमत को तवज्जो देने की, फौरी तौर पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।